कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा था। आशा रखता हूँ कि वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज हम कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आगे वाला जो कंसेप्ट है वो आप लोगों का क्लियर होना जरूरी है। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 7.1। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स एट द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल दिया गया है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पहले हम कंसिडर कर लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल रखे गए यहाँ पे, ठीक। द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स आर 100 ग्राम। क्या मासेस हैं? 100 ग्राम। मान लो इसका मास है 100 ग्राम। नेक्स्ट वाले का 150 ग्राम एंड 200 ग्राम रिस्पेक्टिवली। इसका हम ले लेते हैं 200 ग्राम। ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 0.5 मीटर लॉन्ग। ये डिस्टेंस कितना बनेगा? 0.5 मीटर। ये डिस्टेंस कितना बनेगा? 0.5 मीटर। ये डिस्टेंस भी क्या बनेगा? 0.5 मीटर। क्या ठीक? ये एंगल क्या बनेगा? 60 डिग्री। ये भी क्या बनेगा? 60 डिग्री। ये भी क्या बनेगा? 60 डिग्री। राइट? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब क्या पूछा है? फाइंड द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास निकालना है तो एक हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करनी पड़ेगी। मतलब कहीं पे हमें को ओरिजिन लेना पड़ेगा। ओरिजिन लेना पड़ेगा तो ओरिजिन हम यहाँ पे ले लें। जहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल है वहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं। तो इसे मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस और इसे मैं ले लेता हूँ वाई एक्सिस। क्या ठीक? तो ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये बन गया एक प्लेन। चलिए अब आसानी से हम कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर सकते हैं। ये इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? ये तो ओरिजिन पे है तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 0। एक्स हो जाएगा 0, वाई भी हो जाएगा 0। चलिए इसके लिए मैं कोऑर्डिनेट डिसाइड करूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे मुझे बताइए। तो वाई कोऑर्डिनेट तो बनेगा नहीं, वाई एक्सिस पे तो है नहीं, तो वाई तो बन जाएगा 0। ये एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से इसकी कितनी दूरी है? 0.5 मीटर। तो ये क्या बनेगा? 0.50 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे कंसीडर करें तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? अब ध्यान से देखो, ये जो पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बनेगा। तो यहाँ पे देखने जाएं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? एकदम मिडल में बनेगा 0.25। 0.5 का हाफ क्या बनेगा? 0.25। तो 0.25 मीटर। बताइए वाई कोऑर्डिनेट क्या बने? अब आप लोगों को अगर चाहिए वाई कोऑर्डिनेट तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखना होगा, ऑपोजिट साइड चाहिए हमें। क्या चाहिए? ऑपोजिट। ये है 0.5, ये है 60। कंपोनेंट ऑफ 0.5 ऑपोजिट टू 60। यहाँ तो आप एक ऐसा राइट एंगल कंसीडर कर सकते हो, राइट। ये हाइपोटेनियस हो गया और इसकी ये साइड हम निकाल सकते हैं। यस और ऑपोजिट है तो साइन थीटा यूज़ कर लो। साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट को सब्जेक्ट बनाओ तो मिल जाएगा। चलिए हम वेक्टर वाली मेथड यूज़ कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ दिस साइड ऑपोजिट टू 60 क्या बनेगा? 0.5 ऑपोजिट है तो क्या बनेगा? साइन 60। साइन 60 क्या बने? √3/2। तो ये बनेगा 0.5 इंटू √3/2। पर इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.25। तो ये बन जाएगा 0.25 इंटू √3। क्या ठीक? तो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं।
अब हमें कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने हैं? सेंटर ऑफ मास के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले x की बात करो, x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? तो x कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, ये ले लिया 0.5/2, तो यहाँ पे 0.25 हो गया, तो इसे भी ले लो 0.5 ऐसा मान लेते हैं। तो ये भी गलती करते हैं बच्चे। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं वो हमें आना चाहिए। यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन रहा है, अगर मुझे इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए तो दिस साइड आई वांट, और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना आप लोगों को सिखाया है। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा वेक्टर हो, a वेक्टर, जो x एक्सिस के साथ क्या बना रहा हो? थीटा, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? a cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? a sin थीटा। ये सुनो क्या बनेगा? a sin थीटा। तो ये है 0.5 इंटू साइन 60 क्या बनेगा? 0.25√3। a cos 60 क्या बनेगा? cos 60 बनता है 1/2, तो a क्या है? 0.5/2 क्या बनेगा? 0.25। क्या ठीक? चलिए x कोऑर्डिनेट के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है, यहाँ पे डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो क्या यूज़ करेंगे? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। चलिए m1 कितना है? 100 ग्राम। x1 कितना है? 0 प्लस m2 कितना है? 150 ग्राम। x2 कितना है भाई? 0.5। क्या समझ में आ रहा है? ये होगा x1 y1, क्या ठीक? ये होगा x2 y2, और ये बनेगा x3 y3, राइट। और यहाँ पे ले लेते हैं सेंटर ऑफ मास, जिसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x एंड y। तो ये बना 0.5 प्लस m3 क्या है? 200, और उसका x कोऑर्डिनेट क्या बन रहा? 0.25। चलिए टोटल मास 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 150 450, राइट। 100 इंटू 0 0, 150 इंटू 0.5 मतलब हाफ, 150 का हाफ करूँ क्या बनेगा? 75 प्लस 200 इंटू 0.25 मतलब 1/4, तो ये हो जाएगा 200/4 50, ये हो गया 450। चलिए 75 प्लस 50 क्या बने? 125 अपॉन 450, क्या ठीक? 25 इंटू 5 बनेगा 125, 25 इंटू 18 क्या बनेगा? 450। 25 ने 25 को मार दिया, तो आंसर क्या बनेगा? 5/18 मीटर। कोऑर्डिनेट है ये मीटर में, तो ये भी किस में मिलेगा? मीटर में। 5/18 मीटर, तो इसका x कोऑर्डिनेट मिल चुका है, कितना है? 5/18 मीटर। सेम में हमें क्या निकालना है? y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या बनेगा? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। चलिए m1 कितना है? 100, उसका y कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है? 0। m2 कितना है? 150, उसका y कोऑर्डिनेट क्या बन रहा? 0। 200, इसका y कोऑर्डिनेट क्या बन रहा? 0.25 इंटू √3 अपॉन टोटल मास क्या बनेगा? 450 ग्राम। चलिए 100 इंटू 0 0, 150 इंटू 0 0, 200 इंटू 0.25 50, तो ये बन जाएगा 50√3 अपॉन 450। 0 ने 0 को मार दिया, 5
9 4 45, तो ये बनेगा √3/9, 9 मतलब 3 × 3, √3 ने एक 3 को मार दिया, क्या बनेगा √3, तो ये आंसर बनेगा 1/3 √3 मीटर। तो y कोऑर्डिनेट भी मिल चुका है, y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 1/3 √3 मीटर। यहाँ पे ये जो सेंट्रोइड है वो यहाँ पे बनेगा, मान लो इसका सेंट्रोइड कुछ यहाँ पे मिल रहा है, ठीक, और हमारा सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरफ मिल रहा है। तो सेंटर ऑफ मास और सेंट्रोइड दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, वो कोइंसाइड तब करेंगे जब मास कैसे होंगे सेम। यहाँ पे मास जो है वो कैसे हैं डिफरेंट। मास ऑफ ऑल द 3 पार्टिकल्स इज डिफरेंट, सबके मास कैसे हैं डिफरेंट। अगर तीनों के मास सेम होते तो ये जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ पे मिलती सेंट्रोइड पे, क्या ठीक। तो ये हो गया एग्जाम्पल 7.1। समझ में आया, लिखना है जल्दी से लिख लो। आइए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 7.3। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना। लेमिना का मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल बॉडी वी हैव टू कंसिडर। कैसी 2 डायमेंशनल। अब यहाँ पे शेप भी दिया हुआ है, कैसे शेप की बॉडी है एल शेप्ड। अ थिन फ्लैट प्लेट विथ डायमेंशंस एज शोन। तो कुछ इस तरह की एल शेप्ड बॉडी ले लो, ठीक। ये एक थिन प्लेट है, फ्लैट प्लेट, जिसके डायमेंशंस भी हमें दिए हुए हैं। ये है 2 मीटर, ये है 1 मीटर, ठीक। द मास ऑफ द लेमिना इज 3 kg। टोटल इस पूरी बॉडी का मास कितना है 3 kg। हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे कैसे निकालें सेंटर ऑफ मास, देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिया हुआ है यूनिफॉर्म, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है यूनिफॉर्म हुआ है, पर यहाँ पे एक रेगुलर शेप नहीं है, तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर निकालें। ये कोई डिस्क की तरह है या स्फीयर की तरह तो है नहीं, एल शेप्ड लेमिना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। ये एक स्क्वायर बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया, ये एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। हर एक स्क्वायर की लेंथ क्या बन जाएगी 1 मीटर। ध्यान से देखो 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, हर एक स्क्वायर की लेंथ क्या बनेगी 1 मीटर। और यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना दिया हुआ है, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा हुआ होगा यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हर एक स्क्वायर का भी मास क्या होगा 1 kg। टोटल मास क्या है 3 kg। इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो हर एक स्क्वायर का मास भी क्या हो जाएगा 1 kg। If we divide L-shaped lamina in 3 identical squares, then length of each square will be 1 meter and mass of each square will be 1 kg। क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो हर एक स्क्वायर का मास क्या बनेगा 1 kg। अब क्या करो, हर एक स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास निकालो। ये फर्स्ट स्क्वायर इसका सेंटर ऑफ मास निकालें, ये सेकंड स्क्वायर इसका सेंटर ऑफ मास निकालें, और ये थर्ड स्क्वायर इसका भी सेंटर ऑफ मास निकालें। फिर यहाँ से इन तीनों पर से हमें पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो भाई कैसे, ये इसका सेंटर ऑफ मास हुआ तो ये टोटल क्या बनेगा 1। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे मुझे बताओ, C1 के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ये हो गया टोटल 1 तो ये बनेगा 0.5, क्या ठीक। और ये भी क्या बनेगा 0.5, तो C1 के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 0.5 मीटर, क्या ठीक।
वैसे ही C2 के लिए मुझे बताओ ये डिस्टेंस क्या बनेगा, ये 1, ये 0.5, तो ये बनेगा 1.5। और हाइट क्या बन रही है इसकी, सेम 0.5, तो ये बनेगा 0.5 मीटर। क्या ठीक। C3 पे आ जाएं तो ये डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट क्या बन रहा, 0.5, और y कोऑर्डिनेट क्या बन रहा, 1 + 0.5, तो 1.5 मीटर। क्या ठीक। चलिए अब इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, और इसको मान लो x3 y3। क्या ठीक। अब हमारा सिंपल जो फॉर्मूला होता था, अब ये 3 पार्टिकल हो गए, इसका पूरा मास मान लो कहाँ पे आ गया, C1 पे, इस स्क्वायर का पूरा मास कंसंट्रेटेड कहाँ पे, C2 पे, इसका कहाँ पे, C3 पे। तो अब ये 3 डिस्क्रीट पार्टिकल हो गए। अब यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा सकते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए। क्या फॉर्मूला था, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 क्या बनेगा, मास ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या बनेगा, 1 kg, और उसका सेंटर ऑफ मास के लिए कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या बन रहा, 0.5, तो ये हो गया 0.5। m2 1 kg, x2 क्या बन रहा, 1.5, m3 1 kg, x3 क्या बन रहा, 0.5, अपॉन टोटल मास क्या है लेमिना का, 3 kg। चलिए ये हो गया 0.5, ये हो गया 1.5 और ये 0.5, तो टोटल क्या हुआ 2.5/3। क्या ठीक। 2.5/3 जिसे हम लिख सकते हैं 5/6 मीटर। 2.5 मतलब 5/2, 2 नीचे जाएगा, 2 3 जा 6, तो 5/6 मीटर। ये मिल गया हमें x कोऑर्डिनेट, क्या बनेगा 5/6 मीटर। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेम वे वी कैन फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। चलिए m1 क्या है, m1 है 1 kg, y1 0.5, m2 1 kg, y2 क्या है 0.5, m3 1 kg, y2 क्या है 1.5, अपॉन टोटल मास क्या बन रहा है, m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या बन रहा है 3 kg। ये भी 0.5, ये भी 0.5, क्या बनेगा 1 प्लस 1.5 2.5/3, तो ये भी क्या बन जाएगा 5/6 मीटर। तो x और y कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे इसके 5/6 मीटर। क्या समझ में आया, एकदम परफेक्ट। एल शेप्ड लेमिना है, कोई इसका रेगुलर शेप नहीं है। तो क्या किया, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, हर एक पार्ट के लिए सेंटर ऑफ मास निकाल दिया। वो 3 पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे। फिर डिस्क्रीट मासेस के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दिया और उसके x और y कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो इस तरह से सॉल्व करना था एग्जाम्पल 7.3। क्या समझ में आया, एकदम परफेक्ट। लिखना है जल्दी से लिख लीजिए। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 7.2। आप बोलोगे सर आपने एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल, एक एग्जाम्पल 7.2 आप लोग सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 7.1 भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। थियरी में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मैंने। इन द HCl molecule the separation between the nuclei of the 2 atoms is about 1.27 एंगस्ट्रॉम। क्या दिया, HCl molecule, ये मैं लेता हूँ हाइड्रोजन न्यूक्लियस
ये क्लोरीन। द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स इज अबाउट, HCl मोलिक्यूल है पर उनके न्यूक्लियाई के बीच का सेपरेशन कितना है? 1.27 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियाई, सेंटर ऑफ मास ऑफ द मोलिक्यूल। इस HCl मोलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास निकालना है। गिवन दैट a chlorine atom is about 35.5 times as massive as a hydrogen atom and nearly all the mass of an atom is concentrated in its nucleus। चलिए, तो पहले हमें ओरिजिन कंसिडर कर लेनी चाहिए। तो मान लो इसी को हम ओरिजिन कंसिडर करें, ये एक्स एक्सिस हो गई, तो ये तो हो गया ओरिजिन पे, इसके तो कोई कोऑर्डिनेट बने नहीं, 0 0। तो क्लोरीन के लिए क्या बनेंगे? 1.27 एंगस्ट्रॉम, राइट, ये बनेंगे कोऑर्डिनेट्स। अब वाई एक्सिस पे तो है नहीं, एक ही एक्सिस पे ले लिया HCl, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्या दिए? m1 दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन nucleus and m2 that is the mass of chlorine nucleus। क्या बोला है? क्लोरीन एटम इज अबाउट 35.5 टाइम्स एज मैसिव एज ए हाइड्रोजन एटम, और पूरा मास कंसेंट्रेटेड कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। तो हम लिख सकते हैं m2 इज 35.5 टाइम्स m1। क्लोरीन का एटम का मास कितना है? 35.5 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? m1 एज इट इज x1 0 प्लस m2 x2 क्या बनेगा? 1.27 इंटू 10⁻⁻10 क्या, ठीक, अपॉन क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2, राइट। चलिए, m1 इंटू 0 तो ये तो हो गया 0, प्लस m2 क्या है भाई? m2 दैट इज 35.5 टाइम्स m1, 35.5 टाइम्स m1 इंटू 1.27 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 35.5 m1 एज इट इज प्लस 35.5 टाइम्स m1। क्या कॉमन निकाले यहाँ से? m1, तो ऊपर रहेगा 35.5 m1 इंटू 1.27 इंटू 10⁻⁻10, यहाँ पे हो जाएगा 36.5 m1, 35.5 m1 प्लस m1 36.5 m1। चलिए, m1 ने m1 को मार दिया, 35.5 इंटू 1.27 अपॉन 36.5 करिए, एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा आप लोगों को। एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा 1.235 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम में लिखें तो बनेगा 1.235 एंगस्ट्रॉम। क्या बनेगा? 1.235 एंगस्ट्रॉम। तो 1.235 कहीं यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास। तो जैसे कि मैंने बताया था, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को? हेवियर मास के पास, ठीक है। यहाँ पे मास ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ जाएगा? क्लोरीन की तरफ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ HCl molecule is between H and Cl on the line joining them, and at a distance 1.235 angstrom from
हाइड्रोजन न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ मास ऑफ HCl molecule is between H and Cl on the line joining them and at a distance 1.235, ये डिस्टेंस कितना मान लो 1.235 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 7.2। आप लोगों को लिखने के लिए टाइम मिलेगा, पर आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।